तो स्टार्ट विद द एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली होता क्या है, आपने कोई भी डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट मतलब होता है निकालना, क्या निकाला आपने, ऑफ कैश, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी, या फिर कोई भी लायबिलिटी अपने ऊपर ले ली। और ये सब करने का मोटिव क्या है, आपने या तो पैसा दिया, या तो आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, या तो आपने क्या किया, कोई लायबिलिटी अपने ऊपर ले ली। किसके लिए लिया आपने ये सब कुछ, फॉर द पर्पस ऑफ क्या, एक्वायरिंग एसेट्स या फिर गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि ये सारी चीजें जब दोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, कुछ तो खरीदोगे ना आप। तो खरीदने में क्या क्या खरीदोगे आप, या तो आप कोई एसेट्स खरीदोगे, ठीक है, या तो आप कोई गुड्स खरीदोगे, या तो कोई आप क्या खरीदोगे, सर्विसेज खरीदोगे। और इन सभी चीजों को क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर। डन। अच्छा, एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट्स में। यहां दो मिल रहे हैं, तीसरा पार्ट बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, इसीलिए यहां पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो पहले देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने में खर्चे करने पड़ते हैं। तो जब कोई खर्चा लंबे टाइम के लिए किया जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस खर्चे का नाम क्या होता है बेटा, सिंपल कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है, इट इज इनकर्ड। इसको क्यों करते हैं हम लोग, इट इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग, या तो हम खरीदेंगे, या तो हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, किसको, परमानेंट एसेट्स को। कोई एसेट्स मेरे पास रखा हुआ है, उस पर इंप्रूवमेंट में पैसा लगा दिया, या तो कोई नया एसेट्स खरीद लिया, ठीक है, नई बिल्डिंग परचेज कर ली। तो ये कौन सा एसेट्स है, कैपिटल। बनी बनाई बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर क्रिएट कर दिया, तो क्या हुआ, उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो जो भी चीजें हम खर्चे में कर रहे हैं, और उस खर्चे से या तो कोई नया एसेट्स आए, या तो एग्जिस्टिंग एसेट्स में क्या मिले, इंप्रूवमेंट मिले, और वो इंप्रूवमेंट कौन सा है, परमानेंट है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। और जो खरीदा आपने या जो इन्वेस्टमेंट लगाया, जो इंप्रूवमेंट किया, वो रीसेल करने के लिए नहीं किया आपने। किसके लिए किया है, केवल और केवल यूज करने के लिए किया है, रीसेल पर्पस नहीं है। इट मे एड द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट। इससे क्या होता है आपका बिजनेस में, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा, इट इज नॉर्मली फॉर नॉन इनकरिंग आउटले। इस नॉन इनकरिंग को आप एक काम करो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, नॉन रिकरिंग। इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग आउटले। नॉन रिकरिंग आउटले, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है, देखो रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट। ये कहीं पे मेंशन कर लेना, आपके काम आएगा। एक फैंसी वर्ड है जो आपके सॉल्यूशन में दिखेगा तो टीचर्स को बड़ा अच्छा लगता है, रिकरिंग। और एक होता है मेरे पास जस्ट इसका उल्टा, दैट इज नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, दैट इज रिपीट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रिपीट। और इसका मतलब क्या होता है, सिंगल। मतलब ये रिपीट वगैरह नहीं होता, सिंगल एक्सपेंस है, एक बार होगा, लेकिन वंस इन अ वाइल। इसको आप वंस इन अ वाइल लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, वंस इन अ वाइल। ठीक है, वंस इन अ वाइल का मतलब बहुत सालों में एक बार देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है, कोई भी कंपनी अपने पास ऐसे मोटे मोटे खर्चे हर साल करेगी। जैसे मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया था, तो एक बार सेटअप किया, ये बोर्ड परचेज किया, मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि एक बार खर्चा किया और ये लंबे टाइम के लिए किया गया है। तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। दूसरा, अगर इसी का उल्टा देखें तो वो क्या बोला जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जिसका नेचर क्या होता है, रिकरिंग नेचर होता है, मतलब रिपीटेड मोड पे होता है। जैसे कोई दुकानदार माल खरीदता है, माल खरीदे, ऑर्डर ऑर्डर देगा, माल आएगा, ऑर्डर देगा, माल आएगा, तो ये रिपीट मोड पे हो रहा है। डेली खरीदेगा, डेली बेचेगा, डेली खरीदेगा, डेली बेचेगा। तो यहां पे जो खर्चा किया जा रहा है, उस खर्चे का नाम क्या बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जिससे आपके बिजनेस का क्या इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या इससे सेल्स इंक्रीज होगा, क्या ये सेल्स के लिए खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि जब तक ये खर्चा नहीं करोगे आप, सेल कैसे करोगे आप। ये सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करेगा, एक पर्टिकुलर सेल्स को एक पर्टिकुलर लेवल तक बढ़ा के ले जाएगा। लेकिन अगर सेल्स को मेंटेन करना है, आप चाहते हो मैं इस खर्चे तो मैंने कर दिए, लेकिन खर्चा करने के लिए सेल्स भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सेल्स करनी है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगेगा। जैसे मैंने बिजनेस सेटअप किया, सेटअप करने बाद आपने बोला बहुत बढ़िया से दुकान खोल दी, लाइटिंग वाइटिंग सब लगा दिया आपने, मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी तरफ से भरपूर कर दिया। लेकिन दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, दुकान खोलने के लिए एसी भी चलाना पड़ेगा, बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है,
ये भी तो खर्चा ही है। तो वो खर्चा किस कैटेगरी में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और वो रिपीटेड मोड पे होगा। लेकिन जो स्टाफ आपने बना दिया, क्या उस स्टाफ को जो मशीनरी यूज कर रहा है, क्या वो मशीनरी बार बार आप लेके आओगे? बार बार वही लेके आओ। एक बार आपने खर्च करके वो एक सेटअप डेवलप कर दिया, वो किसका पार्ट हो गया? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। नाउ अच्छा, ये क्या करता है आपके? ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा आपका? हमेशा जब भी इस तरीके का खर्चा आपको देखने को मिलेगा एक रनिंग बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस ऐसा जो ऑलरेडी चल रहा है, और आप अगर ये खर्चा कर रहे हो बिजनेस में, आपका खुद का बिजनेस ले लो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत मोटा खर्चा लगाया, 5-6 लाख रुपए लगा के बिजनेस खोल दिया, तो बिजनेस खोल दिया तो ये खर्चा किया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको बिजनेस करते करते 5-10 साल हो चुके हैं, अब आपको लगता है कि मुझे बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर और करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और करोगे तो क्या होगा? क्या आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी या सेम रहेगी? बढ़ेगी ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है? कह रहा है लीड्स टू क्या? लीड्स टू इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये क्या करता है? आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को हमेशा बढ़ा देता है। क्या ये बढ़ाएगा? नहीं। जब ये खर्चा जब जब होगा तो क्या करेगा? ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी केवल और केवल क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा बस। कि भैया आप अगर 10,000 यूनिट बेच रहे हो एक साल में, तो आप नॉर्मल खर्चे करते रहो, डेली खरीदो, डेली बेचो, स्टाफ को प्रॉपर्ली टाइमली सैलरी देते रहो, टाइमली बिजली का बिल भरते रहो, टाइमली इनकम टैक्स वगैरह भरते रहो, तो ये रिपीटेड मोड के खर्चे हो रहे हैं। और जब आप ऐसा करते रहोगे तो आपका जो बिजनेस चल रहा है वो एक सेम लेवल पर स्मूथली रन करता रहेगा, ऑपरेशंस को इफेक्ट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये खर्चे कौन से हो गए मेरे? नॉर्मल खर्चे, जिनको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर आइटम्स। ठीक है, ये मेंटेन करने की बात कर रहा है। अच्छा, ये खर्चे क्या करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स को क्रिएट करेगा, बिकॉज जितना खर्चा आप करोगे आपके पास क्या क्या आएगा? नए नए एसेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, जिनका इस्तेमाल आप बार बार करते रहोगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ये भी 2 रूम अवेलेबल है, हम 2 रूम में क्लासेस चला रहे हैं। फ्यूचर में अगर मुझे लगता है मुझे 4 रूम लेने चाहिए, मुझे मतलब बिजनेस एक्सपेंड करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कुछ एक और प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी रेंट पे। मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली, अब रेंट पे प्रॉपर्टी लेने के बाद ये फर्नीचर जो यहाँ पे आप देख रहे हो, सेम सेटअप वहां भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए फर्नीचर अलग से खर्चा करना पड़ेगा। जितना मैं ज्यादा खर्च करके एसेट्स लगाऊंगा उतने एसेट्स बढ़ेंगे, और एसेट्स की रिकॉर्डिंग हम कहां करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। तो ये खर्चे कहां रिकॉर्ड होते हैं? सिंपल बैलेंस शीट के अंदर, बिकॉज दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विल जनरेट द एसेट्स इन योर बिजनेस, और एसेट्स की रिकॉर्डिंग होती है बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर? नाउ अब ये जो खर्चे हैं मेरे पास, ये खर्चे क्या है मेरे? क्या इनको एसेट्स बोल सकते हैं? एसेट्स और एक्सपेंस में एक डिफरेंस बताओ। एसेट्स और एक्सपेंस में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि एसेट्स का फायदा जो है मल्टीपल टाइम्स मिलता है, बैक टू बैक मिलता है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस का बेनिफिट एक ही बार मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना खर्चा किया। लास्ट क्लास सिखाया था आपको, है ना, कि मैंने अगर 100 रुपए खर्च किए तो उसका फायदा 100 रुपए का ही मिलेगा। तो ये खर्चे के लिस्ट में आते हैं, ये वाले खर्चे। और सारे खर्चे हम बिजनेस के कहां रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से मुझे अपने बिजनेस में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर? तो क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका लास्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। वहां हम बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये वाले जो खर्चे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले, इन खर्चों का फायदा कितना टाइम मिल रहा है? क्या लिखा है? इट प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर सेवरल ईयर्स। एक बार खर्च करो, लेते रहो बेनिफिट्स बार बार। ठीक है, ये डेस्क वगैरह होगा, ये वो वाला डेस्क अभी खरीदा है मैंने 5-6 साल पहले, ये तो बहुत पुराने हैं, ये भी खरीद 3-4, इसको 2 साल हो गए हैं। ठीक है, एसी नहीं, ये वाला नया है। वो रूम में जो एसी लगा हुआ वो सबसे पुराना मेरा एसी वही है, जब बिजनेस स्टार्ट किया तब से चल रहा है वो। ठीक है, ये 2 साल, इसको 2 साल हो गए। मतलब जो ये वाले एसेट्स एक्सपेंडिचर हैं, इनसे जो एसेट्स आपको मिलेगा, इनका बेनिफिट कितने टाइम में मिलेगा? बार बार सेवरल ईयर्स तक मिलता रहेगा। उसके अलावा कह रहा है इसका छोटा छोटा पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ चार्ज किया जाएगा एज एन एक्सपेंस, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जिसका नाम क्या रहेगा? डेप्रिशिएशन। और बाकी जो पैसा बच गया वो कहां डाला जाएगा? एज एन एसेट इन योर बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि हर साल जो एसेट्स है वो अपनी वैल्यू रिड्यूस तो कर ही रहा है ना, तो जितना आपने यूज कर लिया उतना खत्म हो गया। जैसे आज के टाइम पे अभी 1 जुलाई से नया रूल निकल के आ गया गाड़ियों के लिए, डीजल गाड़ियां 10 साल तक चलेंगी, उसके बाद खत्म। 10 लाख की गाड़ी खरीदी आपने, तो 10 लाख की गाड़ी कितने साल चलने वाली है? 10 साल। तो 1 साल में कितना यूज करोगे आप? 1 लाख रुपए का हो गया, हमारा काम खत्म। तो 1 लाख रुपए क्या बन जाता है आपका फर्स्ट ईयर में? एक्सपेंस, जिसे हम कहां डालते हैं? पीएनएल अकाउंट में। किस नाम से डालेंगे? डेप्रीशिएशन के नाम से। क्लियर? तो बाकी जो 9 लाख बच गया वो क्या है? वो आपका एसेट्स है, और एसेट्स कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा।
जब अगला साल आएगा तो क्या होगा, फिर उस 9 लाख में से 1 लाख रुपए निकालो, डेप्रिसिएशन बनाकर कहां डाल दो, पीएनएल में डाल दो। बाकी जो बचा 8 लाख रुपए वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड। समझ में आ रहा है? डन। लेकिन अगर इसकी बात करें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इसका फायदा कितना टाइम मिलता है, केवल 1 साल 1 बार। क्या लिखा है, इट इज कंज्यूम्ड, इसका जो फायदा मिलेगा वो कंज्यूम कर लिया जाएगा विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब बी प्रोवाइडेड फॉर अ सिंगल ईयर ओनली, केवल 1 साल के अंदर अंदर इसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा पूरा। द एंटायर अमाउंट, और जो जितना खर्चा करोगे सारा हम कहां डाल देंगे, पीएनएल अकाउंट में, मतलब खर्चा बना देंगे और उसका काम खत्म। इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, इसे बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड करोगे ही नहीं। देन तो इसे मेंशन कर लो, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इसका डिफरेंस बिटवीन के फॉर्मेट में लिख लो। एग्जाम में अगर आता भी है क्वेश्चन आपके पास, क्योंकि टीचर्स एग्जाम में क्वेश्चन का फ्रेम करते हैं और बोलते हैं बेटा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके नीचे मिलेगा शायद, इसमें गिवन नहीं है, मैं अलग से लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखवाता हूं, इसका एक और टाइप होता है।